हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात करता हूँ, स्टैटिकली और डायनेमिकली कैसे वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। फिर आप लोगों ने वहाँ पे देखा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात किया था, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में आप लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, बहुत सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझा कि होता क्या है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अब कैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, और उसके बाद फर्दर जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को वन बाय वन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आगे लिखिए दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। आगे हमारे पास है टॉपिक दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, अब वहीं पे जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। राइट, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए समझ लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें क्या क्या फॉर्मूला आपका होता है, कैसे डिराइव किया जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे चीजों को देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस। अब जैसे आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, आपको पता है कि भैया क्या होता है कि आपके पास कोई कॉइल है ना। इस कॉइल को जैसे ही आप क्या कर देते हो, इस तरीके से आप सप्लाई देते हो, इस कॉइल को जैसे ही आप सप्लाई देते हो, इस तरीके से आप लोग सप्लाई देते हो ये। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या है, करंट है, और ये प्लस माइनस आपका वोल्टेज आपने इसको दिया, और n नंबर ऑफ टर्न्स आपने यूज किया। तो क्या होगा, इसमें एक इस तरीके से करंट दोगे तो फ्लक्स जो है लिंक करेगा, दैट इज योर फ्लक्स लिंकेज। ये आपके पास फ्लक्स लिंकेज है। ओके, तो एक चीज तो हमको पता है कि जैसे इसको हमने सप्लाई दिया, फ्लक्स लिंक किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसमें एक ईएमएफ बनेगा, ये भी हमको पता है। ईएमएफ कितना बनेगा वो भी मुझे पता है। तो ये जो ईएमएफ बनेगा वो कितना बनता है, डी बाई डी टी, और साई को मैं लिख देता हूं एन फाई। करेक्ट, ये माइनस भी लगा देता हूं लेंज लॉ के कारण, इतना बनेगा। अब हमको ये पता है ना कि यहां पे जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, यहां पे जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, ये जो फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें अप्लाइड करंट के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो ये जो फ्लक्स लिंकेज है, ये जो फ्लक्स लिंकेज है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो एल आएगा। एल को ही हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। और साई का वैल्यू क्या होता है, तो एन फाई होता है, और ये मेरे पास एल आई हो गया, एल आई हो गया। सो यहां से मैं निकालना चाहूं एल का फॉर्मूला, तो यहां से मेरे पास एन फाई डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा। ठीक है, एन फाई डिवाइडेड बाई, यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया किसी भी कॉइल के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप ईएमएफ को आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो माइनस का ये आपका डी बाई डी टी हो जाएगा, और एन फाई को रिप्लेस करके आप किससे कर सकते हो, एल आई से आप रिप्लेस कर सकते हो, एल आई से। ओके, तो यहां से आपका हो जाएगा माइनस का एल, और ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ये। ठीक, ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा माइनस का एन, और ये डी फाई बाई डी टी। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस का ये सेकंड फॉर्मूला। तो मेरे को ना, सॉरी, ईएमएफ का ये सेकंड फॉर्मूला, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये भी आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, यदि मैं आप लोगों को पूछूं कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का वह प्रॉपर्टी होता है जो चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार इसी चीज को, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब आपके पास हो गया एल, है ना। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल which oppose the, it is the property of coil which oppose the change of current, which oppose the change of current, जो चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, करंट को चेंज होने नहीं देता। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो करंट को चेंज नहीं होने देता। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, किसी भी कॉइल के इस प्रॉपर्टी को हम लोग उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं।
ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इट ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट, ये हमेशा चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल विच ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट, है ना, इंस्टेंटेनियसली चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है ना, ठीक। तो इसको हम लोग उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का जैसे मुझे निकालना है एल, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और करंट, ये आपका कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब इस फॉर्मूला से, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो यहां से यदि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मत लिख देना, ये वैलिड नहीं है। कई लोग ये रिलेशन को लिख देते हैं और इसको वैलिड समझ लेते हैं, तो दिस इज नॉट वैलिड। अभी कैसे आएगा मैं बताता हूं। ये सब डायमेंशन फॉर्मूला से डिसाइड होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग जस्ट यहाँ से देख लिए और यहीं से नंबर ऑफ टर्न्स और एल के बीच में रिलेशन बना दिए। कई लोग ऐसे बना देते हैं, तो दिस इज नॉट द वैलिड फॉर्मूला, ये वैलिड फॉर्मूला नहीं है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग नहीं जाएंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग नहीं जाएंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग नहीं जाएंगे, राइट। दिस इज नॉट द वैलिड फॉर्मूला। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, गॉट इट। तो जस्ट इसको नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सेल्फ इंडक्टेंस आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो किसी भी कॉइल, मान लो ये तुम्हारे पास कॉइल है, तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मुझे तो मिल गया। ये इंडक्टेंस एल इज नथिंग बट कांस्टेंट, ये वोल्टेज हो गई, ये करंट हो गया। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, है ना, कि इसके क्रॉस अब वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। स्टार्टिंग में इसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन अभी अब आपका इंडक्टर क्या होता है आप लोग को एकदम आइडिया हो गया। जड़ से पता चल गया कि इंडक्टर होता क्या है, एकदम अच्छे से आइडिया हो गया कि व्हाट इज इंडक्टर, है ना, व्हाट इज इंडक्टर अच्छे से आइडिया हो गया। तो दिस इज इंडक्टेंस, और ये तुम्हारे पास हो गया करंट, एंड दिस इज योर वोल्टेज, ओके। अब तुमको अच्छे से पता चल गया कि इंडक्टेंस क्या होता है। मान लो ये वोल्टेज है, करंट है, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, तो जस्ट इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास हो जाएगा एल और डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान से देख लो बेटा थोड़ा सा, है ना। ये सब कैसे आता है, कहां से आता है, सब आपको पता है। कैसे आता है, कहां से आता है, सब आपको पता है। तो वी एल एल डी आई बाई डी टी कैसे आया, वी एल एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है ना मेरे भाई, ए ई एस इज इक्वल टू, इसके क्रॉस जो ई एस होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, वो क्या लिख सकते हो आप, डी बाई डी टी, माइनस का लिख लो, चलो माइनस का डी बाई डी टी, आप इसको लिख सकते हो एन फाइव। फिर हम लोग को पता है ना कि फ्लक्स लिंकेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स मतलब होता है एन फाइव, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है एल, और ये तुम्हारा आई हो गया। तो यहां से मेरे पास जो सेकंड फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा, ई एस इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, और एन फाइव को रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगा, एल आई, करेक्ट। ये तो ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला, ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला। और बेटा यहां से मैं इसमें इसको रिप्लेस करना चाहूं तो ई एस इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एल, और ये मेरे पास हो जाएगा डी आई बाई डी टी। और आपको एक रिलेशन मेरे भाई ये पता है ना कि किसी भी इंडक्टर का ईएमएफ यदि माइनस में है तो उसका वोल्टेज और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, तो भाई V इज इक्वल टू माइनस का ई होता है लेंज लॉ के कारण, वो जिससे आप प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करता है। तो V इज इक्वल टू माइनस का ई मैंने लिख दिया। अब माइनस माइनस कटेगा तो यू विल गेट V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से आपका ना किसी भी इंडक्टर का वोल्टेज का जो फॉर्मूला आता है वो करंट का डेरिवेटिव होता है। कहने का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, यहीं से मैंने किसी भी इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको मैंने बेटा यहीं से लिख दिया, यहीं से ये रिलेशन बना दिया। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, सब वहीं से आया है बेटा। तो ये V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ गया मेरे पास। अब ध्यान से देखना आप सभी लोग, यहां से करंट की वैल्यू को मैं निकालना चाहूं मेरे भाई, तो यहां से करंट की वैल्यू को मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 बाई एल, जीरो से टी ले लेता हूं, या आप लोग चाहोगे तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के टी तक का ले लो, माइनस इनफाइनाइट से टी, और ये आपका क्या हो जाएगा V, और ये dt हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको पता है कि ये आपके पास माइनस का इनफाइनाइट है, और ये आपके पास इनफाइनाइट है, ये आपके पास जीरो है, ये आपके पास t है।
तो माइनस इनफिनाइट से टी आपने लिखा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये करंट को 1/L माइनस इनफिनाइट से लेकर के 0 और ये हो जाएगा v dt प्लस 1/L और ये 0 से लेकर के t तक का और ये v और dt। तो यहां से जो हमारा करंट होगा, I, इसको बोल देते हैं I0, 0 माइनस या 0 प्लस, जो भी बोलो एक ही चीज है, और ये हो जाएगा 1/L 0 से लेकर के t v dt। तो कुल मिला के ये इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट हो गया, इनिशियल वैल्यू। यदि किसी इंडक्टर में कोई एनर्जी होगा, इनिशियल एनर्जी होगा, उसके कारण फ्लो होने वाली करंट हो गया, और कोई इनिशियल एनर्जी नहीं है तो उसकी वैल्यू को 0 ले लो। तो ठीक है यार, करंट किसी भी इंडक्टर के क्रॉस करंट को ऐसे लिखा जाता है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिएंट तो वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे तो बहुत सारे बातें करूंगा कि इनिशियल कंडीशन क्या होता है, फाइनल कंडीशन जिसमें आप पढ़ते हो ना, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, ये क्या है, वो क्या, सबके बारे में पढ़ते, तो वो सब चीज मैं मस्त तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी ना ये जो रिलेशन आ रहा है, आपको जो रिलेशन मिल रहा है, उसको अपनी कॉपी में नोट करो, बेहतरीन तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बेटा। तो अभी ना आपको क्या मिल गया मेरे भाई, दो फॉर्मूला मिला। अब एक VL = L di/dt मिल गया, एंड सेकेंड फॉर्मूला हमको मिला, करंट का वैल्यू मैंने यहां पे निकाला, तो 1/L 0 से t और ये हो जाएगा v dt। ये दो फॉर्मूला मुझे अभी मिल गया। लेट से यदि मैं यहां पे पावर निकालना चाहूं, तो पावर मेरा होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो पावर की वैल्यू यदि यहां से मैं निकालना चाहूं, तो वोल्टेज मेरे पास कितना है, ये करंट है ना बेटा, ये आपका करंट है, इसको मैं करंट लिख लेता हूं, जस्ट ये मेरा करंट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट। ओके, तो वोल्टेज मेरे पास क्या है, L di/dt, तो ये I हो गया और ये L di/dt, ये मैंने लिख दिया पावर। अब मुझे मान लो एनर्जी निकालना है बच्चों, तो एनर्जी मैं कैसे निकाल सकता हूं, मान लो फोर्थ पॉइंट मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मुझे निकालना है, तो जस्ट मैं क्या करता हूं, पावर को 0 से लेकर के t लेकर के इंटीग्रेट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे रख दो 0 से लेकर के t, और पावर की वैल्यू को मैं रख रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा L, ये मेरे पास हो जाएगा I, ये di/dt और ये मेरे पास dt। सो dt एंड dt विल बी द कैंसिल, ठीक है, और ये जो हो जाएगा L, ये L हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ I है ना, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के t, ये I हो गया और ये तुम्हारे पास di हो गया। तो यहां से मैं लिखना चाहूं, L को बाहर लिख लिया, I को मैं लिख लूंगा I का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, लिमिट विमिट वही है यार, है ना, I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू I। तो ये हमारा मिल गया 1/2 Li स्क्वायर। तो हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला मिल गया 1/2 Li स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मिल गया एनर्जी का 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये वोल्टेज का, ये करंट का, ये पावर का, ये एनर्जी का, ये तीन फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, ठीक। तो ये सब चीज को नोट करो, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं, तो आप सभी को उसी लेवल का क्वेश्चंस करना भी है, नोट कीजिए। जितना फॉर्मूला मैंने बताया छोटे छोटे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो सारे फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में लिखिए और बताते जाइए। तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया। अब इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स या किसी सोलेनॉइड्स, किसी कॉइल के लिए मैं आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड या कोई कॉइल के लिए, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, चलो मैं इंडक्टेंस ऑफ, अगला पॉइंट 9, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स और कॉइल, ठीक है, किसी सोलेनॉइड या कॉइल के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला, किसी सोलेनॉइड और कॉइल के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स और कॉइल, उसके लिए मैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहूंगा। तो यहां से किसी भी सोलेनॉइड या कॉइल्स के लिए, लेट से मैं एक सोलेनॉइड ले लेता हूं, यहां पे इस तरीके का, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है बेटा। अब इस सोलेनॉइड पे मैंने ना इस तरीके का वाइंडिंग कर दिया, कॉइल बना दिया। सो दिस इज द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड्स, ये किसी सोलेनॉइड्स का कॉइल हो गया। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों को, ध्यान से देखना। ये सोलेनॉइड्स हो गया, लेट अस कंसीडर इफ इट इज अ सोलेनॉइड्स,
तो सिंपल सी बात है, इस सोलेनॉइड्स का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स आपने n टर्न्स यूज किया। ओके, इफ इट इज ए सोलेनॉइड्स तो इसमें आपने I करंट फ्लो कराया हुआ है, यहां से कोई वोल्टेज दिया हुआ है लेट से, और ये कोई सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड का अपना एक लंबाई होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का इसका एक लेंथ होगा। तो जस्ट मैं लिख देता हूं यहां से लेकर के यहां तक का एक लेंथ। ओके, यहां से लेकर के यहां तक का एक इसका लिख देता हूं लेंथ, और इसका अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो मैं यहां से लिख देता हूं एल क्या है मेरे पास, एल मेरे पास लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड्स। ठीक, ए क्या है मेरे पास, तो ए मेरा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड्स। ठीक है, एन क्या है बेटा, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कॉइल के लिए यूज किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल। ओके, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक, यदि मैं बोलूं कि ये जो सोलेनॉइड आपने यूज किया है, ये जो मटेरियल आपने यूज किया मैग्नेटिक मटेरियल, लेट से इसका परमीबिलिटी, रिलेटिव परमीबिलिटी म्यू आर है, सो द रिलेटिव परमीबिलिटी, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ जो भी आयरन कोर है उसका आपने रिलेटिव परमिएबिलिटी को यहां पे लिख दिया। क्या इतना क्लियर हो गया? सो दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन कोर। गॉट इट? अब यहां पे ध्यान से देखिए, यदि आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू पता चल गया, नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गया, तो सपोज इस सोलेनॉइड्स को आपने यहां से सप्लाई दिया, तो ये सोलेनॉइड्स एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा लाइक दिस, इस तरीके से। देखिए यहां से इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, क्योंकि किसी भी कॉइल को सप्लाई दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है सेटअप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेटअप हो गया। देखिए आराम से देखिए यहाँ पे ये। अब लेट से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, तो यहाँ पे एक फ्लक्स होगा उसका, दिस इज योर फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स। चलो ठीक है, वहां पे एक रिलक्टेंस भी होगा। तो लेट से इस सोलेनॉइड्स का, इस कॉइल का अपना एक खुद का रिलक्टेंस होगा, विच अपोज द लिंक ऑफ फ्लक्स, विच अपोज द क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं लिखना चाहूं क्या के फॉर्मूला को देखूं, सबसे पहले मैं यहां से लिखना चाहूं कि किसी भी कॉइल के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो अभी हम लोगों ने पाया कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है n phi डिवाइडेड बाई I, यही होता है। अभी तो हम लोगों ने देखा पिछले जस्ट टॉपिक में यही फॉर्मूला तो लाया सेल्फ इंडक्टेंस का, L इज इक्वल टू n phi बाई I हम लोगों ने लिख लिया। ये हमको पता है किसी भी सोलेनॉइड्स के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यही होता है। अब जब मैग्नेटिक सर्किट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां से एक फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था, क्या का फॉर्मूला लिखा था बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था आप लोगों ने। तो जब फ्लक्स का फॉर्मूला वहां से लिखा था, फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वो जो फ्लक्स वहां पे प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हो जाता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है। अब एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा। सर इतना क्लियर हो गया भाई? यहां से फाई बाई आई है, लेट से इट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब फाई बाई आई की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं, तो दिस इज फाई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, तो ये मेरे पास हो जाएगा n डिवाइडेड बाई एस होगा। देखो आराम से देखो आप लोग, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो यहां से फाई बाई आई मैंने कर दिया, एंड इस फाई बाई आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिल गया, ध्यान से देखो तो एक बार। L की जो वैल्यू मिला मुझे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फाई बाई आई की वैल्यू मेरे पास n बाई एस है। सो n ऑलरेडी पहले से है,
फाइव बाई आई की वैल्यू को आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया n बाई एस से, तो n इंटू एन दैट मीन्स n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस. वेरी गुड सर. This is the dimension formula of the self inductance of any solenoids or simply we can say any coil. Okay, so this is the dimension formula. तो यहां से हम लोग रिलेशन ये बना सकते हैं कि if it is a dimension formula when the reluctance of the solenoid is constant, then the self inductance of any solenoids or any coil is directly proportional to the square of number of turns of the coil. उसके प्रोपोर्शनल. तो ये रिलेशन परफेक्ट है. यहां से मत कर देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मत कर देना. आपको क्या करना पड़ेगा? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो इसको काइंडली आप सभी लोग अपने कॉपी में मार्क कीजिए, स्टार पॉइंट लगा के रखिए. ये गलती नहीं करना है. अपना सही सॉल्यूशन क्या होता है? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, नॉट L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. करेक्ट. तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला से ये सारे रिलेशंस को निकाली जाती है. दिस इज नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को आगे एक्सटेंड करता हूं. इसको थोड़ा सा इक्वेशन 2 को आगे एक्सटेंड करूं तो मुझे और क्या मिलने वाला है देख लीजिए. अब वी नो दैट S इज द रिलक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. S क्या है मेरे पास? रिलक्टेंस है. किसका? अरे भाई वो कॉइल का या सोलेनॉइड्स का है ना. रिलक्टेंस ऑफ द कॉइल या सोलेनॉइड, जो भी ऑफ द सोलेनॉइड्स, जो आपने सोलेनॉइड्स यूज किया है उसका रिलक्टेंस हो गया. विच अपोज द लिंक ऑफ फ्लक्स, विच अपोज द क्रिएशन ऑफ फ्लक्स. ओके, सो S की जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम मैग्नेटिक सर्किट, हम लोग क्या जानते हैं? L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड्स. ये फॉर्मूला होता है सर. इस फॉर्मूला को यहां पे पुट कर देंगे सर तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको L का जो फॉर्मूला मिलेगा सर वो क्या मिल जाएगा? n का स्क्वायर. और ये देखो ये सब आगे ऊपर चले जाएंगे. म्यू नॉट म्यू आर a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए. L हो जाएगा. क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. So this is the formula of self inductance of any coil. किसी भी coil के self inductance का, किसी भी solenoids के self inductance का फॉर्मूला हो गया. क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? तो इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, वो मटेरियल, वो जो सोलेनॉइड्स है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसकी परमिबिलिटी क्या है, इन सारे बातों पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है. क्या आप सभी को क्लियर हो गया बातें? ठीक है, ये सब चीज नोट करो. तो ये क्या हो गया? किसी भी सोलेनॉइड्स का है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का हो गया. मीडियम के केस में मान लो आपने मीडियम यूज किया, मान लो आपने आयरन का कोर यूज किया तो ये होगा. ठीक है. एयर में आपका कॉइल मान लो ऐसा है, एयर में है, आपने कोई भी सोलेनॉइड्स यूज नहीं किया, ऐसे करके आपने एयर में ही कॉइल को क्या कर दिया? वाउंड कर दिया, कॉइल बना दिया इसको. एयर कोर आपने सपोज यूज कर दिया, वहां पे तो स्टील या आयरन का कोर यूज किया था तो उसके कारण ये आया. अब आप एयर कोर यूज करोगे तो एयर कोर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तब L का वैल्यू क्या हो जाएगा? तब L का जो वैल्यू होगा n का स्क्वायर और ये म्यू नॉट a बाई L. अब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L अब क्या है? अब तो सोलेनॉइड यूज नहीं है तो A इज द किसका एरिया है और L किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है? L किसका लेंथ है, A किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है? दिस इज द क्वेश्चन ना. अब कैसे करोगे अब कैसे करोगे? ठीक है, तो उसको सोचना जरा आप लोग, उसको सोचना. मैंने क्या बोला कि भैया जब आपने कोई स्टील का या कोई आयरन का सोलेनॉइड यूज किया था तो उसी का एरिया A और L को लेंथ बोल दिया था. अब तो तुमने नहीं किया, आपने तो अब एयर कोर यूज किया है ना. एयर कोर आप लोगों ने यूज किया तो एयर कोर यूज कर दिया तो A और L जो दिख रहा है वो किसका एरिया और किसका लेंथ हुआ? सोचना इसको आप लोग. ठीक है, ये आप लोगों को सोचने के लिए दिया गया है ये टास्क. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एयर के लिए. ठीक है, चलो तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया. L का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर में. देखो इसको याद करने का जो मेन ट्रिक है, इसको जो याद करने का कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है किसी भी सोलेनॉइड या किसी भी कॉइल के लिए, वो डायरेक्ट लिखा करो L इज इक्वल टू n का स्क्वायर किया करो और डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस. बाकी रिलक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है बस.
बाकी एस का फॉर्मूला पता है तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है सर? क्वेश्चन देखते हैं ना सर हम लोग। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी कॉइल का, किसी भी सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। एन के साथ क्या रिलेशन होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, देखते जाइए। अभी जस्ट टॉपिक को अपने को कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैं बात करूं, किसी भी दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे लिख दो 10। जस्ट मैं लिख देता हूं नंबर 10, दैट मीन्स योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। म्यूचुअल, नॉट म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? एम क्या है? एम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो एम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए मुझे दो कॉइल की नीड होगी, इसके लिए मुझे दो कॉइल की नीड होगी। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट कॉइल एंड दिस इज द सेकंड कॉइल, दिस इज द सेकंड कॉइल, ठीक है। ओके, ये कॉइल नंबर 1 जो है, लेट्स से मैं बोल देता हूं कि इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। अभी मैं बोल देता हूं कि कॉइल नंबर 1 को मैंने ना एक्साइट किया, तो दिस इज आई, इसको मैंने एक्साइट कर दिया। जैसे एक्साइट करूंगा तो एक फ्लक्स जो है वो दोनों में लिंक करेगा। किस में लिंक करेगा सर? इन दोनों में फ्लक्स जो है लिंक करेगा। इस तरीके से एक फ्लक्स जो है इसमें से इसमें लिंक करेगा, है ना। इसके बारे में अपन जान चुके हैं। तो फ्लक्स 1 से 2 में लिंक कर रहा है, 1 से 2 में, तो 512 हमने बोल दिया। यहां पे ईएमएफ बना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे ईएमएफ बना म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बातें कर लिया है, ठीक। तो यहीं से आपको पता है कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया था, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ डी बाई डी टी, और यहां पे आपने लिख दिया था N2 और 512, ये 512। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। फिर आपने ये बता दिया था कि 512, इसका मतलब साइन 12 जो आपके पास है वो किस पे डिपेंड किया था? वो डिपेंड किया था I1 पे डिपेंड किया था। तो साइन 12 जो है, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम आ गया था, और इसी को आपने क्या बोल दिया था? I1 बोल दिया था। एंड साइन 12 इज N2 डिवाइडेड बाई 512 इज इक्वल टू एम, और ये आपका हो गया था I1। सो हियर वी गेट एम इज इक्वल टू N2 512 डिवाइडेड बाई I1। जब आपने कॉइल नंबर 1 को एक्साइट किया था तो ये मिल गया था आपको। सिमिलरली जब आपने कॉइल नंबर 2 को एक्साइट किया था, सिमिलरली व्हेन कॉइल 2 इज एक्साइटेड, व्हेन कॉइल 2 इज एक्साइटेड, similarly when coil 2 is excited, similarly when coil 2 is excited, then we get mutual inductance of the coil M is equal to N1, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 521 डिवाइडेड बाई I2। तो ये कॉइल नंबर 2 को एक्साइट जब आप लोगों ने किया था तो उसके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल होगा वो आपको ये मिल गया था। सो दिस इज द कॉइल नंबर 1 को एक्साइट करने के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये कॉइल नंबर 2 को एक्साइट करने के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक टाइम पे किसी एक कॉइल को एक्साइट करना है, दोनों को एक्साइट नहीं करना है। दोनों को एक्साइट करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखोगे आप, या म्यूचुअल इंडक्शन कैसे लिखोगे? वो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे हुआ? फिर नहीं हुआ ना। तो एक टाइम पे किसी एक कॉइल को आपको एक्साइट करना है, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया था, ये आपका कॉइल नंबर 1 को एक्साइट करने के कारण, कॉइल नंबर 2 को एक्साइट करने के कारण, ठीक। अब आपको पता है दिस इज नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया दिस इज नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो यहां पे हम लोग इसको चीजों को डिराइव कर सकते हैं। इट इज नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको भी आराम से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे सर? चलो क्या डिराइव कर लें। तो मान लो मेरे पास कोई दो कॉइल है, लेट्स से वी आर एज्यूमिंग ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होता है, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जब मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, फर्स्ट इज प्राइमरी सेकंड इज सेकेंडरी, तो जस्ट मैं इसको डिराइव करना चाहूं तो आप लोग आराम से डिराइव कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले इसमें किया था। तो सपोज ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, सपोज देखना ध्यान से, इसको मैं डिराइव करना चाह रहा हूं। यदि मुझे इतना कॉन्सेप्ट आता है तो सब चीज मैं डिराइव कर सकता हूं, 2 मिनट में सब चीज हम लोग पा जाएंगे। और इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको समझ में आ गया तो बहुत से क्वेश्चंस आपके यहां से बनने लगेंगे, ठीक है।
ये लेट्स से ये आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, ओके। तो आपने इसको एक्साइट किया, दैट इज योर I1, ओके। और यहां से आपने इसको एक्साइट किया, ये आपके पास लेट्स से मैं बोल देता हूं कि एक फ्लक्स दोनों में लिंक किया, एक फ्लक्स ऐसा है जो दोनों में लिंक किया इस तरीके से, हालांकि यहां से ऐसे करके बाहर भी निकला होगा, यहां से कुछ बाहर निकला होगा। ये जो फ्लक्स आपका आया यहां पे, इसको मैं बोल दिया φ12, ओके, φ12। फर्स्ट को मैंने एक्साइट किया है, तो m का जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूं यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी N2, और ये मेरे पास हो जाएगा φ12 डिवाइडेड बाई I1। ये आपको इसने एक्साइट किया था, तो यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 है, यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये मैंने लिख दिया जो मेरे को आता है ना, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ये पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाई करंट, करेक्ट, MMF डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, ये मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। MMF क्या है, अब मैं कौन से फ्लक्स को लिखना चाह रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं φ12 को लिखना चाहता हूं, तो ये φ12 जो है वो किसके कारण बना हुआ है, φ12 फ्लक्स का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो MMF बाई रिलक्टेंस होता है ना। तो अब मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, मान लो MMF तो N1 I1, और रिलक्टेंस का भी फॉर्मूला मुझे पता है, तो ये φ12 N1 I1 के कारण बना है, और रिलक्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, वो बाद में लिख लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां से, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख लूंगा। सो यहां पे भी φ12 डिवाइडेड बाई करंट लिख दूं, φ12 डिवाइडेड बाई मैं करंट को ऐसे इस तरीके से लिख दूं, तो इट विल बी N1 डिवाइडेड बाई S हो जाएगा, इट विल बी N1 डिवाइडेड बाई S। अब ये मुझे N1 डिवाइडेड बाई S मिल गया, और मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करना चाहूं, उस इक्वेशन में पुट करना चाहूं, तो मुझे जस्ट यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मुझे क्या मिला मुझे, चलिए बताइए। M का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास N2 हो गया, φ12 बाई I1 का वैल्यू को अपन पुट करने वाले हैं, तो इट विल बी N1, यहाँ पे N1 को लिख दूं, N1 N2 अच्छा लगता है लिखने में, डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। सो फाइनल फॉर्मूला मुझे ये मिल गया कि किसी भी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसकी जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, N1 N2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट म्यू आर A डिवाइडेड बाई आपका L हो जाएगा। कुल मिला के सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला मिला था उसमें N का स्क्वायर था, इसमें N1 N2 लिख देना, क्योंकि दो कॉइल आ गया ना N1 और N2, तो इसलिए N1 N2, बाकी तो वही है रिलक्टेंस, ठीक है। तो M इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइडेड बाई वही है, बाकी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को अपन याद कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। क्या आप सभी को क्लियर हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला को लिखना कैसे है, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई बेटा, छोटा छोटा बहुत सारे फॉर्मूला है, तो इन छोटे छोटे फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू नीड टू प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इसमें परफेक्ट बन जाओगे। फिर आपको अभी ज्यादा फॉर्मूला लग रहा होगा, बाद में प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज्यादा नहीं लगेगा, आराम से कंसाइज हो जाएगा, आराम से चीजें आपके नोट्स में आ जाएंगे, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करने लगोगे एक बार पढ़ने के बाद, है ना। तो इन सारे चीजों को कवर करो, कुछ भी नहीं छोड़ता मैं, है ना। आपको पता है, अभी तक देखते देखते यहां तक पहुंच गए हो, तो आप लोग को पता है ना कि कैसे लिंक कर रहा हूं सब्जेक्ट्स को, कुछ भी चीजें कहीं से नहीं छोड़ रहा हूं मैं, है ना। हर एक टॉपिक को मस्त तरीके से लिंक कर रहा हूं विद डेरिवेशन, विद कॉन्सेप्ट, है ना, विद क्वेश्चन। तो आपको उसी तरीके से पढ़ाई करना है, तभी आपको याद रहने वाला है लॉन्ग टाइम से। और डेफिनेटली यदि आप बीच बीच से पढ़ोगे, छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, लेक्चर्स को स्किप कर करके पढ़ोगे, तो डेफिनेटली यार कोई नहीं बचा सकता फिर आपको, है ना, कभी याद नहीं रहेगा चीजें आपको फिर। तो इसलिए चीजों को समझिए कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला यहां पे निकाल दिया, किसी सोलेनॉइड्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इस कॉइल और इस कॉइल के कारण, वो क्या होने वाला है वो, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स और ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच का रिलक्टेंस पे डिपेंड करेगा। बस यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का आता है, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके, तो चलो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक फिर अच्छा टॉपिक है, उसमें फिर बहुत सारे बातें होंगे। तो जस्ट मैं बात करने वाला हूं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।